ताजमहल। ये नाम सुनते ही दिमाग में एक तस्वीर बनती है ना? संगमरमर की एक शानदार सफेद इमारत। लेकिन सोचिए, अगर हम कहें कि ये सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि इसकी दीवारों में प्यार, कला और 17वीं सदी के ग्लोबल ट्रेड की अनगिनत कहानियां जड़ी हुई हैं। चलिए, आज इन्हीं कहानियों की गहराइयों में उतरते हैं। क्या खूबसूरत बात कही है महान कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने। बस इन चंद शब्दों में इस बेमिसाल इमारत के पीछे छिपे पूरे एहसास को, इसकी आत्मा को पकड़ लिया है। देखिए, हर बड़ी चीज के पीछे एक वजह, एक कहानी होती है। और ताजमहल की कहानी वो शुरू होती है एक वादे से। एक ऐसा वादा जिसे पत्थर में, सफेद संगमरमर में हमेशा के लिए अमर कर दिया गया। तो इस कहानी के जो दो मुख्य किरदार हैं वो है मुगल बादशाह शाहजहां और उनकी सबसे अजीज बेगम मुमताज महल। देखिए, उनका रिश्ता सिर्फ पति पत्नी का नहीं था, वो उनकी सबसे बड़ी राजदार थीं, उनकी सलाहकार थीं, हर मामले में उनका साथ देती थीं। लेकिन फिर 1631 में सब कुछ बदल गया। अपने 14वें बच्चे को जन्म देते वक्त 30 घंटों की, आप सोच सकते हैं, 30 घंटों की तकलीफ के बाद मुमताज महल इस दुनिया में नहीं रहीं। ये शाहजहां के लिए एक ऐसा झटका था जैसे उनकी पूरी दुनिया ही उजड़ गई हो। और जाते जाते उन्होंने शाहजहां से एक आखिरी वादा लिया। उन्होंने कहा कि उनकी याद में एक ऐसी इमारत बनाएं जो इस धरती पर जन्नत की तरह हो। और बस यही वो वादा था जिसने आगे चलकर इतिहास की सबसे खूबसूरत इमारतों में से एक को जन्म दिया। तो वादा तो ले लिया, लेकिन इस वादे को पूरा करना, इस जमीन पर एक जन्नत उतारना आसान नहीं था। आइए देखते हैं कि ये कैसे हुआ और किस पैमाने पर हुआ। 22 साल, सोचिए, पूरे 22 साल लगे सपने को सच करने में। मतलब एक पूरी पीढ़ी इस एक इमारत को बनाने में गुजर गई। 1632 में काम शुरू हुआ और 1653 में जाकर ये कहीं पूरा हुआ। और इस काम को करने के लिए लोग कहाँ से आए? पूरे एशिया से 20,000 कारीगर इकट्ठे किए गए। और जो भारी भरकम संगमरमर था, उसको लाने ले जाने के लिए 1,000 से ज्यादा हाथियों की, कह सकते हैं, एक पूरी फौज काम पर लगी थी। 1,000 हाथी। अब बात करते हैं पैसे की। इसका खर्चा कितना आया होगा? अगर आज के हिसाब से इसकी कीमत लगाएं तो ये बैठेगी लगभग 52.8 अरब रुपए। जी हाँ, 52.8 बिलियन रुपीस। ये उस वक्त के सबसे महंगे प्रोजेक्ट्स में से एक था। ताजमहल की जो पहचान है, इसकी जो रूह है, वो है इसका सफेद संगमरमर। ये कोई मामूली पत्थर नहीं था। इसे 400 किलोमीटर दूर राजस्थान के मकराना से खास तौर पर लाया गया था। तो इस मकराना मार्बल में ऐसी क्या खास बात थी? इसकी साइंस बड़ी कमाल की है। इसमें 98% कैल्शियम कार्बोनेट है, जिसका मतलब ये पीला नहीं पड़ता, पानी कम सोखता है और इसकी चमक सदियों तक बरकरार रहती है। और शायद यही वजह है कि 400 साल बाद भी ताज हमें बिल्कुल नया सा लगता है। ताजमहल की खूबसूरती सिर्फ दूर से नहीं है। असली जादू तो तब दिखता है जब इसके पास जाते हैं। और वो जादू है परचीनकारी। यूरोप में इसे पेट्रा ड्यूरा कहते हैं। ये पत्थर पर पत्थर से की गई वो कारीगरी है जैसे पत्थरों में जान फूंक दी हो। तो चलिए इस परचीनकारी को थोड़ा और करीब से देखते हैं, क्योंकि ये जो दीवारों पर फूल पत्तियां दिखती हैं, वो सिर्फ पेंट या डिजाइन नहीं है, वो कीमती पत्थरों से बनाया गया एक पूरा बाग है। शायद यकीन न हो, लेकिन ताजमहल की दीवारों को सजाने के लिए एक दो नहीं, 40 से भी ज्यादा अलग अलग तरह के कीमती और अर्धकीमती पत्थरों का इस्तेमाल हुआ है। और मजे की बात यह है कि इन पत्थरों को बस उनके रंग या खूबसूरती के लिए नहीं चुना गया था। हर पत्थर के पीछे एक मतलब था, एक सिंबॉलिक मीनिंग था। जैसे भारत से मिला कार्नेलियन इच्छाओं को पूरा करने का प्रतीक था। अफगानिस्तान से लाया गया लैपिस लाजुली उसको दैवीय माना जाता था। हर पत्थर एक दुआ की तरह था। तो अब आप समझ रहे हैं, ये जो हजारों फूलों की डिजाइन है, ये सिर्फ डेकोरेशन नहीं है, ये शाहजहां के उस वादे को पूरा करने का तरीका था। मुमताज के लिए एक ऐसा जन्नती बाग तैयार करना जो कभी मुरझाए ना। लेकिन एक सवाल उठता है, ये सारे अलग अलग पत्थर चीन से, अफगानिस्तान से, ईरान से आखिर आगरा पहुंचे कैसे? इनका सफर हमें एक बिल्कुल अलग ही कहानी बताता है, जिसमें ताजमहल 17वीं सदी के ग्लोबल ट्रेड का सेंटर बन जाता है।
तो ये जो पत्थर है ये सिर्फ खूबसूरत नहीं है, ये एक तरह से उस जमाने का एक नक्शा है, एक जिंदा सबूत है कि मुगल साम्राज्य उस वक्त इंटरनेशनल कॉमर्स का कितना बड़ा हब था। चलिए एक पत्थर का सफर देखते हैं। पन्ना यानी एमरल्ड, ये निकलता था साउथ अमेरिका के कोलंबिया से। वहां से अटलांटिक महासागर पार करके यूरोप पहुंचता। वहां इसका सौदा होता चांदी और मसालों से। फिर वहां से ऊंटों के काफिलों पर या समुद्री जहाजों से ये गोवा के पोर्ट तक आता और आखिर में आगरा पहुंचता था, जहां कारीगर इसे तराशकर संगमरमर में जड़ देते थे। ये था 17वीं सदी का ग्लोबलाइजेशन। तो ये कहानी हमें कहाँ ले आई है? आइए अब इस इमारत की विरासत की बात करते हैं और आज इसके सामने क्या चुनौतियां हैं ये भी समझते हैं। लेकिन देखिए किस्मत का खेल, जिस बादशाह ने इतनी शानो शौकत से ये इमारत बनवाई उसका अपना अंजाम बड़ा तकलीफदेह हुआ। उनके ही बेटे ने उन्हें आगरा के किले में कैद कर दिया और उनकी बस एक ही ख्वाहिश थी कि उन्हें एक ऐसे कमरे में रखा जाए जहां से वो बस अपनी पूरी जिंदगी ताजमहल को देखते रह सके। और ये कहानी अभी भी चल रही है। आज ताजमहल की सबसे बड़ी लड़ाई वक्त से नहीं बल्कि प्रदूषण से है। हवा में जो गंदगी है उससे इसका सफेद संगमरमर पीला पड़ रहा है। इसे बचाने के लिए अब कई कदम उठाए जा रहे हैं। और एक बहुत ही दिलचस्प चीज, इसकी सफाई के लिए एक पारंपरिक तरीका मुल्तानी मिट्टी का लेप इस्तेमाल किया जाता है। तो आखिर में ताजमहल हम सबके लिए एक सवाल छोड़ जाता है। अगर मोहब्बत एक कहानी है तो उस कहानी को हमेशा जिंदा रखने के लिए क्या किया जा सकता है? शाहजहां ने इसका जवाब पत्थरों से दिया। हम अपनी कहानियां कैसे लिखेंगे?